हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय दिनेश सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमोनिया के सर्जन में काम आने वाली गैसें हैं। अमोनिया है किस किस से बनता है? तो आपको याद होना चाहिए अमोनिया का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है NH3। N का मतलब है नाइट्रोजन, H का मतलब है हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है। A नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, B ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, C नाइट्रोजन तथा मीथेन, D नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है जो अमोनिया गैस के सर्जन में क्या इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। ये सवाल आ सकता है कि अमोनिया बनाते हैं किस विधि द्वारा बनाते हैं? हैबर विधि के द्वारा। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? जे प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन के बारे में बताया है, यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ बाहरी गैस है। मतलब क्या है? वायु से बाहरी है तो ये नीचे की तरफ मिलेगी। यह स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। इसे प्राणवायु कहा जाता है। ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या है? ऑक्सीजन के 3 अणुबण के मिलके ओजोन गैस को बनाते हैं। ऑक्सीजन का अपरूप है, मतलब ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, जो सूर्य के से आने वाली पराबैंगनी किरणों का दूसरा नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। यह समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। तो कोई भी ऊंचाई होती है वो हम समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि पानी का जो ऊपर का लेवल होता है वो एक समान होता है। तो इसका उपयोग किसका बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम रेशम का मतलब है आर्टिफिशियल सिल्क। वो बोलते हैं हम रेयान को। किसको बोलते हैं? रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। उसके निर्माण में ऑक्सीजन का सहयोग होता है। उसके बाद है कीटाणुनाशक के रूप में खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारे जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम खा सकते हैं उनको सड़ने से बचाया जा सके। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये अकेला ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब ये 3 रूपों में मिलता है। तो फर्स्ट है प्रोटियम, जिसमें 1H1 लिखेंगे, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3 लिखते हैं। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में तथा एबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। ये किसका बताया है? हाइड्रोजन के बारे में बताया। इसके 3 समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 हो गए। उसके बाद है नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 में की थी। रदरफोर्ड ने की थी 1722 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु। पपड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? भूपर पट्टी, ऊपर वाली जो परत है उसमें पाई जाने वाली जो शुद्ध धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम,
ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो पृथ्वी की ऊपर पट्टी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम को पीटी के द्वारा लिखते हैं। सोडियम का निष्कर्षण, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, सोडियम का निष्कर्षण डाउन सुविधि द्वारा किया जाता है। डाउन सुविधि के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जिससे कपड़े धोते हैं, उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। यह कपड़ों को साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में इसका उपयोग होता है। कठोर जल क्या होता है, जिसमें साबुन से झाग नहीं बनते हैं, तो ये इस डालने के बाद साबुन से या झाग बन जाते हैं, तो वो मृदु जल बन जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो इसी के बारे में बताया है, क्या है देखते हैं। खाने वाला सोडा, एक सोडा खाने का होता है जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और डबल रोटी वगैरह, केक वगैरह में ये डलता है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O को ग्लोबुलर साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। उसके बाद है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में Na2H2O3 5H2O को हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से होता है। तांबा किस रूप में मिलता है, कॉपर पाइराइट्स के रूप में मिलता है, उसमें से जाके हम तांबे को अलग करते हैं। फिर है कॉपर सल्फेट। CuSO4 5H2O, इसे ब्लू विट्रोल कहा जाता है। ब्लू विट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका क्रिस्टल का रंग है वो नीला होता है। क्यों होता है नीला, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। कॉपर सल्फेट 5H2O। उसके बाद है मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट एसिड से किया जाता है। मैग्नीशियम होती है वो कार्नालाइट से मिलती है। ये कार्नालाइट का फार्मूला है KCl MgCl2 6H2। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में मिश्र धातु के निर्माण में होता है। एल्यूमिनियम का बताया है। उसके बाद है ड्यूराल्यूमिन। मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का मिलकर एक मिश्र धातु बनाया है जिसका नाम है ड्यूराल्यूमिन। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है। फिर है ऊपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन गैस ना तो खुद नहीं जलती है, बल्कि जलने में सहायक है, और ये वायु से बाहरी है। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा वैसे तो क्या है, 21% है, 21%। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वो ऊपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8, दूसरे स्थान पर मतलब क्या है, वो ऊपर पट्टी में मतलब नीचे की तरफ धरती के सरफेस पे इसकी मात्रा 40.8 है ऑक्सीजन की। दूसरे नंबर पे है सिलिकन की 27.72 तथा तीसरे स्थान पर क्या है, एल्यूमिनियम ऊपर पट्टी के ऊपर मिलता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल सबसे प्योर कौन सा होता है। ऑप्शन ए समुद्र का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी नलके का जल, ऑप्शन डी आशुद्ध जल। तो सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। कौन सा होता है, वर्षा का जल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लगाएंगे आशुद्ध जल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है,
एक पीड़ाहार मतलब कि एक दर्द निवारक है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फा ड्रग है, या पेट का अल्सर बनाते हैं। पैरासीटामोल क्या है, जो हम बुखार वगैरह में लेते हैं। तो आंसर है पैरासीटामोल एक पीड़ाहार है। पीड़ाहार क्या होता है, एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द निवारक। सल्फा ड्रग्स क्या होती हैं, सल्फा ड्रग्स यह जीवाणुओं को नष्ट करता है और इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन से इसका निर्माण होता है और ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। सल्फा ड्रग्स के कुछ उदाहरण दिए हैं, सल्फानिलमाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फाथायोजोनम, ये सल्फा ड्रग्स के उदाहरण हैं। उसके बाद है 5वां प्रश्न है, क्लोरोमाइसीटिन क्या है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी डिप्रेसेंट है या एंटीबैक्टीरियल है। क्लोरोमाइसीटिन क्या होता है, वो होता है एंटीबायोटिक्स। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इनका निर्माण सूक्ष्म जीवाणु, कवक इत्यादि से होता है और ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं। मतलब जीवाणुओं से बनी हैं, दूसरे जीवाणुओं को मारती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं टेट्रासाइक्लिन, जेंथामाइसिन, स्टेरपोमाइसिन, क्लोरोमाइसीटिन इत्यादि। ये क्या हैं, एंटीबायोटिक्स। और ऐसा ही दूसरा शब्द है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये भी जीवाणुओं को नष्ट करती हैं किंतु ये घाव भरने में सहायक होती हैं। मतलब ये जीवाणुओं ने तो मार दिए, ये घाव भरने में होती हैं। जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके एग्जाम्पल है। मतलब कि ये इनको तो हम चोट पे लगा सकते हैं। जो एंटीसेप्टिक है उसको हम चोट पे लगाते हैं, और जो एंटीबायोटिक्स हैं ये दवाइयाँ होती हैं, मतलब कि ये टैबलेट के रूप में होती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। जो वनस्पति घी बनाते हैं उसमें क्या शामिल है, वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या आयनीकरण। तो इसका आंसर है बी। वनस्पति घी बनाते हैं वो अपचयन प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछ लेता है कि इसमें उत्प्रेरक कौन काम करता है, निकल। तो बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया गया था। उत्प्रेरक शब्द है जो वो बर्जिलियस ने खोजा था। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग होता है या धनात्मक तत्वों से कमी होती है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण क्या है, पहले इसमें आधा समझो। ऑक्सीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये धनात्मक तत्व वाला, ऋणात्मक वाला आगे आएगा, ये बताएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। जो गन्ना होता है, गन्ने में क्या होता है, नंबर 1 लैक्टोज, लैक्टोज दूध में मिलती है, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज। तो गन्ने में जो मिलती है शर्करा उसको बोलते हैं सुक्रोज। यह है कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकराइड का प्रकार है। मतलब कि 2 यूनिटों से मिलकर बना हुआ है। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज से प्लस फ्रुक्टोज से, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फिर है प्रश्न नंबर 8,
ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है? अब देखो हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात आ गई, अब समझना ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ये हमने पढ़ा था पहले, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन से पढ़े थे? प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो बाहरी जल बनाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाहरी जल कौन सा? वो बनाता है ड्यूटेरियम, और जिसका अणुभार बाहरी जल का एटॉमिक मास कितना होता है? 20 होता है। तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है? ये रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये प्रश्न आ सकता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है? तो इसका आंसर आ जाएगा ट्राइटियम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से मिश्रण का उपयोग करते हैं। जब समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। हीलियम भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। फिर प्रश्न नंबर 11, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? पहले बात करते हैं हम संतृप्त विलयन क्या होता है। ऑप्शन देखो पहले, रंगहीन, अधिक रंगीन, अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, और निलंबित या सस्पेंडेड ठोस कण वाला। तो इसका आंसर है किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन क्या है? जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें एक चम्मच चीनी की घोल दी, वो घुल गई, तो हम एक चीनी की चम्मच और डालना चाहे तो वो भी घुल जाएगी, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अगली बार क्या होगा, एक बार ऐसे आ जाएगी, चम्मच हम चीनी की डालेंगे वो घुलेगी नहीं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितना मात्रा में कोई विलय या सोल्यूट घुल सकता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड का मतलब कि उसके अंदर और भी घोला जा सकता है। उसके बाद है ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, एक लिमिट आ गई है, लिमिट के बाद चीनी घुलनी बंद हो गई है, फिर क्या हुआ, उस चीनी को गर्म कर देते हैं, उस पानी को गर्म कर देते हैं, गर्म करने भी उसके अंदर और भी चीनी घुल जाएगी, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन का मतलब है कि सफाई करते हैं जिस साबुन से, वो क्या है? लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। मतलब क्या है, प्रकृति में जो वसा के अम्ल हैं, वसा और सोडियम लवण हैं, उनका मिश्रण होता है। उसके बाद क्या है, सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण
कॉमन साल्ट कहा जाता है। जो हम नमक खाते हैं वो NaCl होता है। NaCl को बर्फ़ के साथ मिला के, बर्फ़ और NaCl का नमक और बर्फ़ मिलके क्या बनाते हैं, फ्रीजिंग मिश्रण बनाते हैं। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है, मतलब कि समुद्र के पानी में 75% तक नमक होता है। उसके बाद है छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण देखो, उदाहरण के बाद समझ में आएगा। नदी का गंदा जल और वायु में धुआं, मतलब हमें इनको देखने के लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आँखों से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जो विलायक में अघुलनशील, जैसे नदी का गंदा पानी है तो उसमें वो नीचे नहीं बैठता है, वो मतलब कि जिसको गदला बोलते हैं, ऐसा पानी होता है, तो वो उसके कण उसमें घूमते रहते हैं, तो उसको ऐसे विलयन को हम निलंबन या सस्पेंशन बोलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होते हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम यौगिक होते हैं। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम यौगिक होते हैं। और ये साबुन से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? साबुन तो केवल सॉफ्ट वाटर में काम करती है, और जो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, कठोर जल में भी काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।